लाहौर में, और इंजी भाई ने हमें ज्वाइन किया हुआ है ऑनलाइन। सो हम बात कर रहे थे जी, इंजी भाई अभी नहीं है, हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। चलें जी, अच्छा वो बता दिया आपने, वरना तो इंजी भाई कोई सवाल फेंकने वाला था। चलें जी, हम दूसरी तरफ जाते हैं, लाहौर की तरफ जाते हैं। शोएब मलिक के हवाले से हम ब्रेक पे जाने से पहले इरम से एक सवाल। अच्छा, आप सवाल पूछ रही थी मेरे ख्याल से। यस, इरम आपने पूछ लिया गई थी मैं सवाल। अच्छा, पूछे गई थी। यस, तो इरम उस सवाल का जवाब अगर आपको सवाल याद है, वरना मैं रिपीट कर देती हूँ कि जब मैं ओवर कंपैरिजन देखती हूँ, तो उस ओवर कंपैरिजन में जो है 14th ओवर तक कराची किंग्स इज लीडिंग, पेशावर ज़ल्मी इज बिहाइंड, एंड देन एकदम से चीज़ें तब्दील होना शुरू होती हैं और दूसरी दफ़ा पेशावर ज़ल्मी इस गेम में कम बैक करती है। एक दफ़ा वाइल बैटिंग उनका कम बैक दिखा हमें, एंड देन वाइल बॉलिंग वो कम बैक दिखा। क्या मेजर वो जो कहते हैं ना, कहाँ आया वो टर्निंग पॉइंट? मैं यहाँ पे अभी हम यही इस बारे में ही बात कर रहे थे, और मुझे लगता है कि मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस तरह शोएब मलिक ने जिस तरह पिछले मैच में बॉलिंग की है, मुझे लगता है कि इस मैच में थोड़ा सा मिसिंग था। जिस तरह के जिस वक्त हसीब बैटिंग कर रहे थे, हाँ वो हो सकता है कि वो उस वक्त कप्तान और टीम का ये हो कि बाकी स्पिनर्स को भी जो है वो अच्छा टीकेसी है, दूसरी तरफ तो वो अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन चांस बन सकता था क्योंकि दूसरी तरफ हसीब थे जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। अगर शोएब मलिक को लगाते तो कुछ ना कुछ शायद शोएब मलिक जो है वो अच्छी बॉलिंग करके उनकी विकेट ले सकते थे, और उस तरह से जो है वो हसीब स्कोर ना करते और टीकेसी पे भी प्रेशर आ जाता। तो वो सब मुझे लगता है एक मेन डिफरेंस जो था वो ये था, क्योंकि और दूसरी जो एक मुझे बात लगती है कराची के लिए कि उनकी लक जो है वो साथ नहीं है कि आमिर का इतना अच्छा स्पेल होना और अच्छी बॉलिंग का स्टार्ट होना, 3 फॉर पेशावर, लेकिन फिर भी वो कह लें कि वो मैच हार गए। लक के साथ साथ मुझे लगता है थोड़ा सा पेशावर ने, बिल्कुल मिर्जा भाई ने सही बात किया है कि पेशावर ने जो है बहुत अच्छी उनकी सारी प्लानिंग थी, वो हर मोमेंट पे, इवन वो चाहे वाइल बैटिंग या बॉलिंग, वो हर हिसाब से अपने प्लेयर्स को, उनको पता था कि टीकेसी को पता था कि बाबर आजम आउट हो गया, तो जो बाबर का रोल है वो अब मैंने करना है, अब मैंने दूसरे एंड पे रहना है और मैंने टीम को जो है बैटर्स को अपने इर्द गिर्द लेके घूमना है। तो सेम वही हुआ है। और उसके बाद जैसे आपने बात की कि अगर बॉलिंग की बात करें कराची की, जिसमें 14 से 20वें ओवर तक पॉवल ने जो बैटिंग की है, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी बैटिंग थी। वो पहले तो हसीब उनका मैच बना गए, फिर पॉवल ने आके बैटिंग की, और दूसरी तरफ मतलब मुझे लगता है शायद कराची भूल गया था कि टीकेसी भी हैं, वो भी अपने उसका वेट कर रहे हैं अपने टर्न का। तो जब उनके पास आया टर्न तो उन्होंने भी फुल अपने कह लें फुल स्विंग दिखाए हैं, और वहाँ से जो है मेन मुझे लगता है कराची शोएब मलिक को शायद देख सकते थे। और एग्जैक्टली बैटिंग में भी कराची के साथ यही हुआ है कि टर्निंग पॉइंट था वो मलिक का आउट होना, क्योंकि जिस तरह की वो अच्छी फॉर्म में है, अगर मलिक और जिस तरह इमाद ने तो किया ही है, हर मैच में इमाद करते चले आ रहे हैं, अगर शोएब मलिक भी इमाद के साथ रहते तो मुझे लगता है कि ये स्कोर शायद वो चेस कर लेते। बिल्कुल मिसबाह, इन्होंने अभी इमाद का जिक्र कर भी दिया, और मैं एक्चुअली इमाद के शोएब मलिक का भी जिक्र हो गया, लेकिन इमाद को ज़रा थोड़ा सा और हम ज़रा डाइसेक्ट करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को। इस वक्त कराची किंग्स में ही इज़ अ लोन फाइटर। ओके, कल उनकी बॉलिंग वेंट फॉर अ लॉट ऑफ रन्स बिकॉज ज़ाहिर कंडीशंस फेवर नहीं कर रही थी इतनी ज़्यादा, और पेशावर ज़ल्मी ने कैपिटलाइज भी किया उस पूरी चीज़ को। लेकिन अगर इमाद की हम बैटिंग की बात करें तो आई मीन ही इज़ अमंग द टॉप स्कोरर्स राइट नाउ उस टूर्नामेंट में। तो मेरे ख्याल से वो दूसरे नंबर पर मौजूद है। मोमेंटरली अभी नीचे आ जाएंगे बिकॉज बाकी खिलाड़ियों को मैचेस खेलने हैं अपनी। इमाद को क्या अब सिचुएशन कंट्रोल में लेनी पड़ेगी आने वाले 3 मैचेस में? कंट्रोल से मुराद ये है कि क्या वो शोएब मलिक के नंबर पे आगे खेल सकते हैं, एक नंबर अपने आप को प्रमोट करें, क्योंकि बाय द टाइम ही इज़ कमिंग नाउ वो मैच काफ़ी हद तक निकल ही चुका होता है। और इमाद एक ज़माने में इंडिया के लिए रॉबिन सिंह इनिंग्स खेला करते थे, वो 50 तो मार दिया करते थे, लेकिन किसी काम की वो हुआ नहीं करती थी। तो डू यू थिंक मिसबाह के इमाद को अपने आप को प्रमोट करने की ज़रूरत है ताकि वो कंडीशन को सीज करे? देखिए, बात फिर वहीं पे आती है कि एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। एक गेम जो क्रिकेट की गेम, चाहे वो बॉलिंग है या बैटिंग है, वो पार्टनरशिप की गेम है। अगर कैडमोर एक तरफ आराम से खेल रहे हैं और सिंगल दे के दूसरी तरफ स्ट्राइक दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ से चार्ज हो रहा है, वो वेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ से अगर कोई स्टे भी नहीं कर रहा और उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, एटलीस्ट राना बॉल या जो ऑड बाउंड्री कहीं पे वो चाहिए आपको। आप अगर कराची को देखें तो सारे मैचेस आप लोअर मिडिल ऑर्डर पे आके हारे हैं, जीते हुए मैच हारे हैं। 4 बॉलों पे 6 मेन बैट्समैन आपके खड़े हैं, नहीं हुए। तो वजह क्या है? बेन कटिंग को कोई डिस्कस नहीं कर रहा, जो मेन इस टाइम वो लगातार मैच खेल रहे हैं, लेकिन वो हर
इनिंग में ऑलमोस्ट रन बॉल खेल रहे हैं, ना कराची नंबर चेंज कर रहा है, ना वहाँ पे चलो आपने खिलाया हुआ है आमिर यामीन को और वो अच्छी फॉर्म में भी लग रहा है, ना आप उसको वहाँ पे चेंज कर रहे हैं, उसकी जगह पूरा बॉलर ही खिला दें। चौथा कल की कंडीशन में अगर आपका चौथा बॉलर होता फास्ट, तो जहाँ आपने 3 आउट किए हुए थे तो आप डेफिनेटली सोचते कि आमिर शुड बॉल अनदर ओवर, गो फॉर द किल, यहाँ एक और आउट करें, गेम को ख़त्म करें। आपका क्यों दे रहे हैं अगली टीम को फिर से ब्रीदर दे रहे हैं वापस आने के लिए, क्योंकि आपको फिक्र पड़ गई 2-2 ओवर फास्ट बॉलरों के हुए कि हाँ जी एंड पे भी इन्होंने करने हैं, हमने 8 ओवर स्पिन के भी कराने हैं। तो वो ऐसी सिचुएशन जब भी होगी ना तो आपके लिए मुश्किलें होंगी, आप गलती कर रहे हैं। नंबर 7 बहुत इम्पोर्टेंट नंबर है, ऑब्वियसली मलिक का भी इम्पोर्टेंट नंबर है, उस तरीके से उस बेचारे से परफॉर्म नहीं हो रहा जिस तरह वो करना। और जब सीनियर प्लेयर ऐसी सिचुएशन होती है ना कि हाथ में आए हुए मैच जिनमें वो अच्छा भी खेला और फिनिश नहीं हुए, तो थोड़ा सा प्रेशर एज अ सीनियर प्लेयर आप पे बढ़ जाता है। तो आई थिंक इट्स टफ टाइम फॉर हिम आल्सो, बट वो उसने दोबारा मुझे लगता है कि उसको ज़रा रीगैदर करनी पड़ेंगी अपनी थॉट्स। अगर आखिरी 3 मैचों में अच्छा करना है तो मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस को अपने आप को वापस लेके आना पड़ेगा। और नंबर 7 सोचना पड़ेगा कराची को, अगर हमने एक बॉलर और ऐड करके आमिर यामीन को यहाँ पे खिलाएं, बेन कटिंग उनको वो चीज़ नहीं दे रहे जो उनको चाहिए उस नंबर पे। बिल्कुल बेन कटिंग तो मुझे ये लगता है कि बहुत जल्दी बेन कटिंग पे डिसीजन ले लेना चाहिए था कराची को, कटिंग उनकी पहले हो जानी चाहिए थी मेरे ख्याल से, परफॉर्मिंग दैट वे। बट और इमाद की बात जहाँ हम बात कर रहे थे, इमाद की, आई थिंक कि कराची जो ये सारा क्लोज आ रहा है वो आउटस्टैंडिंग वो परफॉर्मेंस है उसकी, वो जिस तरीके से खेल रहा है, मतलब अकेला ही वो मैच, नीचे से उसको कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रही ना दूसरी तरफ से, वो 10 रन 5-10 रन 15 रन की भी सपोर्ट नहीं मिल रही उसको क्विक फायर, तो उसके बावजूद हर मैच वो ऑलमोस्ट विक्ट्री पे ले जाता है तकरीबन वो। बिल्कुल, और मतलब वो कोशिश वो वही लग रहा है, बार बार यही फील आ रही है कि माद ने ना अपने कंधों पे घसीट के वो लाइन क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली अकेले नहीं हो सकता ये। इंजी भाई बहुत अभी बात, और जिस तरह मिसबा ने भी कहा कि एक सीनियर प्लेयर पे सबसे पहले प्रेशर आता है, ही इज नॉट परफॉर्मिंग। शोएब मलिक, कल हमने ये देखा कि एक इतना लंबा तवील करियर शोएब मलिक का, इवन देन ही कुड नॉट फेस द फियर्स फास्ट बॉलिंग दैट वाज कमिंग अक्रॉस हिम। फिर मलिक से बॉलिंग नहीं कराई गई, वहाँ इरम ने ये कहा कि आप जब आपके सारे बॉलर्स जो है वो उनको रन्स पड़ रहे हैं तो व्हाई नॉट जस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और करवा दें, एक आधा ओवर जो है वो मलिक को करवा के देख सकते थे, ही इज गॉट दैट एक्सपीरियंस। तो वो अगर उनको यूटिलाइज भी ऐसे नहीं किया जा रहा, वो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे, तो आपको लगता है नाउ इज द टाइम टू थिंक कि कासिम अकरम पीछे बैठे हुए हैं एक और प्लेयर, व्हाई नॉट जस्ट गिव अ चांस टू दैट यंग बॉय हु कैन कंट्रीब्यूट फर्दर ऑन। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी भाई। अच्छा, सारों से पहले जिस तरह मलिक है ना, एक तो मैं मलिक को ये नहीं कहूँगा क्योंकि जी मलिक आउट ऑफ फॉर्म है, क्योंकि उसने ऑलरेडी इसी PSL में ना 270 कर चुका है। और देखो हम सारे ना मलिक का खेल को जानते हैं कि जी मलिक आके खेल को बनाता है, शुरू में वो उस तरह की हिटें नहीं मारता कि जिस तरह की है ना उसको तवक्को करते हैं। कल भी यही सूरत हाल थी कि जी आप है ना उसको जिस टाइम बैटिंग करने लेके आए तो एवरेज है ना वो 12.5 रन की हुई थी उस टाइम एवरेज। देखो जहां आपने नंबर 4 पे भेजा था प्लेयर को, वहां आपको मलिक को भेजना चाहिए था। आप अपने ना प्लेयर्स को यूटिलाइज करें। अगर कराची की पूरी बैटिंग में देखा जाए तो आपको मैच फिनिश करके कौन देगा? अगर आप रियलाइज करते हैं ना अपनी बैटिंग में कि इसका रोल ये वाला डिसाइड करते हैं कि ये वाला प्लेयर है कि ये 20 ओवर खेल लेगा। आप मलिक को जिस टाइम सारों को पता है, मिसबा को भी पता है, ये इमाम को भी पता है और आप लोग भी देख रहे हैं कि मलिक शुरू में आके ना 8-10 बॉलें लेता है, सिंगल वगैरह लेता है, उसके बाद है ना वो फिर इनिंग्स बनाना शुरू करता है। लेकिन जहां आप उसको लेके आएंगे कि जी 12-13 रन की एवरेज होगी तो फिर तो उसको पहली बॉल से हिट मारनी पड़ेगी, जो उसने कल दूसरी बॉल पे किया। शॉर्ट बॉल सारों को पता है कि जी मलिक शुरू में उस पर हिट नहीं खेलता, तो उसको मारनी पड़ी हिट। तो आपको अपने जो उनसे मेन प्लेयर है ना, और देखो कराची में और सेकंड नंबर पे जो सारों से अच्छा कर रहा है कि जी मिडिल ऑर्डर में वो इमाद वसीम है। इमाद वसीम ने कल अपने आप को ओवर ही इतने थोड़े दिए
तो जिससे बाद में मिल रहे थे तो मेरे से मिला, मैंने उसको कहा कि जी वेल प्लेड, तो इमाद ने मेरे से कहा कि इंजी भाई यहाँ तो ये 225 रन वाली पिच थी। मैंने कहा बिल्कुल सही था, ठीक है जी। शुरू के आमिर का अगर एक स्पेल निकाल दिया जाए जो उसका शुरू के 2 से 3 ओवर का था, उसके बाद बॉलर कहीं भी डोमिनेट करते हुए नजर नहीं आए। बेशक आप जल्मी की कह लो कि जी बैटिंग बहुत अच्छी की, लेकिन मेरे ख्याल में कराची वालों ने भी बैटिंग बहुत अच्छी की। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो इनका बैटिंग ऑर्डर है कि जो आपने जिस टाइम 10 रन की एवरेज चाहिए थी, आपने बीच में एक लड़का भेज दिया नंबर 4 पे, जिसने आके हमारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ कि जी उसने आगे ना 10-12 बॉलें जाया की। जो हमारी एवरेज 10 की थी वो 10 से हमारी एवरेज चली गई 12.5-13 रन पे। राइट, तो वो बहुत मुश्किल है। आपको जो अपने मेन प्लेयर्स है ना, जो आपने जिसको प्लाटिनियम प्लेयर कहना चाहिए, उनको सॉरी, तो उनको आपको ना यूटिलाइज करना पड़ेगा टॉप ऑर्डर पे या बॉलिंग पे। सही है कि जी मलिक ने पिछले मुल्तान वाले मैच में भी बॉलिंग की थी, अच्छी की थी बॉलिंग, तो उसको यूटिलाइज कर सकते थे। एक आधा 2 ओवर ट्राई करके देख लेते, हो सकता है ब्रेक थ्रू दे देंगे। बिल्कुल। तो ये तो मेरे ये ख्याल में जो कराची की जो बैटिंग है उसमें ना आपको जो आपके मेन प्लेयर्स हैं, जो इनफॉर्म प्लेयर्स हैं, उनको ऊपर खिलाना पड़ेगा। अगर आप उनको नीचे लेके जाएंगे तो मेरे ख्याल में आपके लिए मुश्किल होगी बहुत ज्यादा। चलें जी, ग्रेट। आई थिंक हमने बहुत तफसील से जिक्र किया कल का ये मैच कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुडेज गेम जो कि आज 7 बजे खेला जाएगा। एक्शन एक बार फिर से रिटर्न होने वाला है कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, जहां पे गालिबन इस टूर्नामेंट की अब तक की सबसे एक्साइटिंग टीम लाहौर कलंदर्स का इस टूर्नामेंट की सबसे अनएक्साइटिंग टीम पेशावर, अभी कोयटा नहीं, पेशावर नहीं, कोयटा ग्लैडिएटर के साथ, इंजी भाई सॉरी गलती से निकल गया मुंह से, कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ जो है वो इनका मैच होने वाला है। तो चलें जी, कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स जरा हेड टू हेड भी हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है जरा हम इसके हवाले से जो है वो भी बात करेंगे। सो आपकी स्क्रीन पर ऑफ कोर्स इस वक्त है, ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने 15 दफा आ चुकी हैं और well there is little to choose between two sides। लाहौर कलंदर 8 दफा ये मैचेस जीता है, कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो 7 दफा वो मैचेस जीतने में कामयाब हुए हैं। और ज़ाहिर इस टूर्नामेंट की यह याद रहे, बल्कि वो कहते हैं ना हर मैच को कहने का एक तरीका होता है, दिस इज़ द टॉप ऑफ द टेबल वर्सेस द बॉटम ऑफ द टेबल क्लैश। लाहौर कलंदर्स पिछला मैच जीतने के बाद टॉप ऑफ द टेबल है और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल है। तो इस तनाजुर में बात करेंगे पिछले मैचेस में। लाहौर कलंदर तो लग रहा है एवरीथिंग, दे हैव गॉट एवरीथिंग राइट नाउ, एवरीथिंग हैज बीन सॉर्टेड एंड ऑल, लेकिन कहां बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है और कोयटा ग्लैडिएटर्स को क्या करना है। याद रहे कोयटा ग्लैडिएटर भी आज के मैच खेलने के बाद अगर आज का मैच भी वो नहीं जीतते, इट इज ऑलमोस्ट सर्टन दैट देयर टूर्नामेंट इज ओवर नाउ, इट्स ऑल ओवर फॉर देम, सो मस्ट विन गेम फॉर देम। हमारे पास इस वक्त एक कॉलर भी मौजूद है, मुझे बताया गया है जी। और ये कॉलर हमारे दोस्त वसीम कराची से हमें कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वसीम बोला, कराची मज़ार कायद पे रहता हूँ। जी मज़ार कायद पे रहते हैं जी, फरमाइए सवाल। तो बाकी इंजी भाई, मिसबा भाई जो बैठे, इरम और इमाम, सबको सलाम बहुत बहुत। मेरी 50+ एज है, मैंने काफी फॉलो किया पर्सन की स्पोर्ट्स को इंजी भाई, और मिसबा भाई के लिए ये कहना चाह रहा है कि पीएसएल का जो है, आई एम श्योर आईपीएल के बाद नंबर 2 है पीएसएल, बट आई एम श्योर इन फ्यूचर इट बी ऑन टॉप। आईपीएल में ग्लैमर है बस, सही। मिसबा भाई के लिए सवाल है कि इन फ्यूचर कोई प्लान है इनका क्या करने का? कोचिंग तो कर चुके हैं, तो कोई पीसीबी में कोई होता वगैरह या कोई फ्यूचर प्लान है? देखें मिसबा भाई, हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है। वसीम साहब जरा मुख्तसर रखिएगा, वक्त कम है। आपके 2 सवाल वैसे हमारे पास आ गए हैं, तो हम बहुत शुक्रिया करते हैं आपका। एक तो आपने पीएसएल और आईपीएल के कंपैरिजन के हवाले से बात की है कि जी आप कहते हैं पीएसएल जो है वो नंबर 1 लीग बन जाएगी। ज़ाहिर है देखें ये इकोनॉमिक्स की बात है, ये इकोनॉमिक्स का जो है मैटर है, ज़रा डिफरेंट है। ज़ाहिर है आईपीएल विल रिमेन नंबर 1 बिकॉज ज़ाहिर है बहुत बड़ी इकोनॉमी उसको बैक कर रही है, पीएसएल भी इज बिहाइंड, बट हमें कंपैरेटिव टर्म्स में देखना पड़ेगा। लेकिन जो मिसबा से उन्होंने सवाल पूछा है कि आगे के आपके क्या प्लान है मिसबा, ये जानना चाहते हैं। जी आगे तो प्लान्स ज़िंदगी में ज़ाहिर है आप देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जैसे आपके पास आती हैं तो फिर आप उसको उस हवाले से देखते हैं। बीइंग अ क्रिकेटर ज़ाहिर है मेरा इंटरेस्ट कोचिंग में है और एनालाइजिंग द गेम, दैट्स व्हाई आई एम हियर। क्रिकेट से आप दूर नहीं हो सकते, क्रिकेट का जो पैशन होता है वो हमेशा आपके अंदर रहता है। तो लेट्स सी
जब भी अपॉर्चुनिटी आती है तो ऑब्वियसली देन आप देखते हैं उसको कि हाँ मैं इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मेरा इसमें पैशन है, मैं आगे इस चीज़ में आना चाहता हूँ, तो देन यू बेसिकली डिसाइड। बिल्कुल। और आप जो हैं डेफिनेटली एक कोचिंग, आपको जाहिर सी बात है एक एक्सपीरियंस वो हो भी गया एंड अब फर्दर ऑन। बट एक चीज़ मैं मिसबाज, क्योंकि आपने कोचिंग की बात की, मैं जल्दी से आपसे वो फर्दर ऑन पूछना चाहती हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कोचिंग कोर्सेज करवाता है एंड इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ECB के जो कोचिंग कोर्सेज, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस कहा जाता है कि यहाँ क्रैश कोर्स होता है, वहाँ आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अब वो तर्ज अपनानी चाहिए कि फिर यहीं के जो कोर्सेज हों वो दुनिया भर में एक्सेप्ट किए जाएं? लेकिन आई डोंट नो कौन लोग ये कहते हैं। मैंने वहाँ से भी लेवल 2 किया था और मैंने यहाँ से भी किया है, इवन अभी लेवल 3 किया है। ICC की टीम आई थी, तो मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। आपको वो सारी, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा मतलब वो मुझे ज़्यादा बेसिक और आसान लगता था। यहाँ पे मुझे लगता है कि और ज़्यादा डिटेल्ड किए हैं हमने, जो लेवल 1 किया है, लेवल 2 किया है। तो ऐसी बात नहीं है, मुझे वैसे ही लगता है कि जैसे हम हर चीज़ में समझते हैं कि बाहर की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी, उसी में हम कह देते हैं कि जी वो बहुत अच्छी होगी। और मुझे लगता है कि यहाँ पे भी बड़ा ज़बरदस्त कोर्सेज जो भी हमने 2 किए हैं यहाँ से और अभी तीसरा, तो बहुत ज़बरदस्त डिटेल्ड और बहुत ही आपको हेल्पफुल, और वो होता है कि आप हर चीज़ उसमें कवर करते हैं। वेरी नाइस। चलें जी, ग्रेट। ये हुई बात ही नहीं। हमारा बोर्ड का पर्चा भी इतना हल्का नहीं है वैसे, हर चीज़ में अपने आप को जो है ना हल्का नहीं लेना चाहिए हमें। वैसे अभी थोड़ी सी देर में ब्रेक की जाने बढ़ना है, उसके बाद ज़ाहिर हम ब्रेक का टाइम हो गया, तो आई थिंक हाँ, बिकॉज अच्छा यही होगा तफसील के साथ अब आके कुछ खिलाड़ियों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के हवाले से भी बात करते हैं।